खून के आंसू। माँ जी, मैं कमला के यहाँ से 5 मिनट में आ रही हूँ। आप रोली को खाना खिला दीजिएगा, सविता ने कहा और सास की सहमति या असहमति सुने बिना मेन गेट खोलकर फ्लैट से बाहर निकल गई। डोर क्लोज की मदद से ऑटोमेटिकली दरवाजा स्वतः बंद हो गया। कमला सविता की सगी छोटी बहन थी जो इसी बिल्डिंग में 2 फ्लोर नीचे रहती थी। दोनों के पति दिल्ली के ही कंपनी में सॉफ्टवेयर इंजीनियर थे। नौकरी के सिलसिले में दोनों का रोज का मिलना होता था। साथ काम करते करते उनमें दोस्ती हो गई थी और स्वजातीय होने के कारण घनिष्ठता इतनी बढ़ती गई कि सविता के पति विशाल ने सौरभ के साथ कमला की शादी करवा दी थी। दोस्त को साधु बना लिया था। सौरभ पहले कहीं पेइंग गेस्ट की तरह रहता था। शादी के बाद विशाल ने ही उन्हें इसी बिल्डिंग में 2 BHK का एक फ्लैट किराए पर दिलवाया था। सविता और कमला भी वर्किंग वुमेन थी। दोनों बहनें अलग अलग स्कूल में शिक्षिका थी। विशाल का फ्लैट 3 BHK का था जिसे सौरभ ने खरीद लिया था। सविता के साथ सुमित्रा देवी जी सरल स्वभाव से 2 साल की पोती रोली को चम्मच से दाल चावल खिला रही थी और रोली सविता के मोबाइल पर कोई गेम खेल रही थी। खाना खिलाते खिलाते एकाएक मिर्ची का बीज मुंह में आने के कारण रोली मछली और उसके हाथ से मोबाइल छूटकर जमीन पर गिर गया। सुमित्रा देवी मोबाइल को बड़ी मुश्किल से ही लपक पाई थी। मोबाइल को लपकने के बाद एकाएक सावित्री जी की सांस में सांस आई। कई बार हाथ से छूटते छूटते बचा मोबाइल। इसी क्रम में बार बार स्क्रीन पर उंगलियों के स्पर्श के कारण मोबाइल का ऑटोमेटिक रिकॉर्डर कॉल का प्ले सिस्टम ऑन हो गया। वातावरण में पिछला रिकॉर्डेड कॉल पूरी स्पष्टता के साथ गूंज रहा था। वार्तालाप सविता और कमला के बीच का था। कमला, दीदी गुड मॉर्निंग। सविता, वेरी गुड मॉर्निंग। कमला, स्ट्रिप्स से चेक कर लिया है, पॉजिटिव है। सविता, नाइस, कॉन्ग्रेचुलेशंस। कमला, मजाक मत करो, यहाँ सुबह से ही सोच सोचकर हालत खराब है कि कैसे क्या होगा। सविता, अरे पगली, ये सभी औरतों के साथ होता है। औरतों को माँ बनना ही पड़ता है। मैं भी बनी कि नहीं? सौरभ को बताया? कमला, हाँ। सविता, क्या बोला वो? कमला, वो बहुत खुश हुआ। मुझे तो इतनी जोर से गले लगा लिया कि मेरी हड्डियां कड़कड़ा गई। सविता, फिर प्रॉब्लम क्या है? कमला, एक हो तो बताऊं। स्कूल में जाना है, घर के काम करने हैं, कैसे मैनेज होगा? सविता, ससुराल से किसी को बुला लो, ननंद या सास को। कमला, दीदी आप ये कैसी बातें कर रही हैं? हर कोई आपकी तरह खुशकिस्मत नहीं होता। तुम्हारा क्या है, काम वाली जैसी सास मिल गई है तो रोटियां खाती है, बदले में बच्चे को भी संभालती है और घर का पूरा काम भी देखती है। उसे सैलरी क्या दोगी? वही तुम लोगों को जब तक पैसे देती रहती है। सविता, अरे जब माँ जी दिल्ली जाती हैं तब मुझे भी तो मैनेज करना होता है ना। कमला, दीदी तुम तो अपना ही रोना लेकर बैठ जाती हो, मुझे बताओ मैं क्या करूं? सविता, मैं रोली का खाना ठंडा कर रही हूँ, 10 मिनट लगेंगे, फिर तुम्हारे पास आती हूँ। फिर वही बात करते हैं। रिकॉर्डेड समाप्त हो चुकी थी। अब मोबाइल खामोश था, पर सावित्री देवी का दिमाग भाई भाई कर रहा था। 5 मिनट पहले तक वह अपने आप को विधवा होने के बावजूद खुद को बदनसीब नहीं समझती थी। सावित्री जी का दिल और दिमाग दर्द से भर उठा। पति 60 साल की उम्र में एकाएक हार्ट अटैक फेल होने की वजह से जब दुनिया से रुखसत हुए थे, तब जिम्मेदारी के नाम पर उन्होंने किसी के करने के लिए कुछ भी नहीं छोड़ा था। मौत भी ऐसे हुई थी जैसे अभी हो अभी ना हो। पति सरकारी अधिकारी के पद से रिटायर हुए थे। जब तक सेवा में रहे अच्छा वेतन और सुविधाएं मिलती रहती थी। रिटायरमेंट के पश्चात अच्छा पेंशन मिलता था। पति की मृत्यु के बाद सावित्री देवी को फैमिली पेंशन मिलती थी, जो इतनी थी कि कईयों को उससे आधी बल्कि चौथी रकम में भी नौकरी करना मंजूर होता था। 2 बेटे और 1 बेटी थी। बेटी डॉक्टर थी और अपने डॉक्टर पति के साथ बाहर देश शिफ्ट कर गई थी।
बड़ा बेटा दिल्ली में पर्यावरण मंत्रालय में अधिकारी था। बड़ी बहू भी दिल्ली में एक निजी संस्था में उच्च पद एवं वेतनमान की अधिकारी थी। पुरखों की जमीन जायदाद भी थी जो यूपी के एक गांव में थी। पति पंजाब में प्रशासनिक अधिकारी थे। रिटायरमेंट के बाद पति सिर्फ 6 महीने तक ही जीवित रहे थे। पंजाब में ही एक पॉश कॉलोनी में उनका 2 मंजिला आलीशान मकान था। बड़े बेटे ने ऑफर दिया था कि पापा के रिटायरमेंट के बाद अब पंजाब में रहना ज़रूरी नहीं है, अब आप मेरे साथ हैदराबाद में रहिए। तो छोटे बेटे ने जिद की थी कि नहीं माँ पापा, अब मेरे साथ दिल्ली में रहिए। कितना अच्छा लगता था उस दिन, पर पति समझाते हुए बोलते थे, जब तक हमारी जोड़ी सलामत है हमें यहीं रहने दो। यहाँ की हर चीज़ अपनी लगती है, सब लोग अपने लगते हैं। अजनबी शहर में अजनबी लोगों के बीच अटपटा सा लगेगा हमें। दोनों में से कोई भी एक मर गया तो चाहे हंस के रखो या रुला कर, हमें तुम्हारे साथ ही रहना पड़ेगा। जो जिंदा रहेगा उसे 6 महीने एक भाई रखना और 6 महीने बाद दूसरा भाई रख लेना। पति समझदार व्यक्ति थे, गहरी से गहरी बात भी बड़ी सहजता से कह देते थे। एक बार उन्होंने हंसकर कहा था कि मैं तुम्हें विधवा बनाकर चला जाऊंगा। तब वह विरोध स्वरूप बोलती थी कि लोग औरतों को अखंड सौभाग्यवती होने का आशीर्वाद देते हैं और आप मुझे, मैं मेरे लालच से बोल रहा हूँ। सुमित्रा विधवा की घरेलू उपयोगिताएं होती हैं, घरेलू कामों में मदद कर देती हैं, पोते पोतियों को संभालती हैं। स्त्री होने के साथ सहनशीलता भी होती है। वहीं दूसरी ओर विदुर घर वालों पर भार हो जाता है। घरेलू काम में मदद क्या करेगा घर वालों को? उसके खाने पीने का, कपड़े लत्ते का, सोने ओढ़ने का ख्याल रखना पड़ता है। सास बहू के कामों का बोझ कम कर देती है, जबकि ससुर बहू का काम बढ़ा देता है। पति को याद कर सुमित्रा देवी की पलकें भीग जाती हैं। तभी उनकी पोती दादी लहो नन्ही रोली तुतलाती है। सुमित्रा देवी पल्लू से अपनी आंखें पोंछती हैं, मोबाइल को फिर से गेम मोड में सेट कर देती हैं। अब उनका हाथ कपकपाते चम्मच से रोली को खाना खिला रहा था और दिमाग में तूफान का बवंडर मंडरा रहा था। तो ये उपयोगिता है मेरी। मित्रा जी मन ही मन सोचने लगी, इनके बच्चों को पालो, इनके घर में नौकरानी की हैसियत से रहो। इनके घर कोई रिश्तेदार या मेहमान आ जाए तो रिश्तेदारों के लिए चाय नाश्ता बनाओ। ये कहीं घूमने जाएं तो इनके घर की चौकीदारी भी करो। नौकरानी और मुझ में क्या फ़र्क है? नौकरानी भी तो वही सब काम करती है जो मुझसे करवाया जाता है, पर फ़र्क है। सावित्री जी सुबकते सुबकते मन ही मन सोच रही थी। नौकरानी तनख्वाह लेती है, नौकरानी को माँ जी न कहकर आंटी जी कहते हैं ये लोग। नौकरानी पसंद न आए तो बदली जा सकती है, मगर माँ बदली नहीं जा सकती, भगा दी जाती है। अगर मैं आर्थिक रूप से सुदृढ़ न होती तो ज़रूर वृद्धाश्रम में भेज दी जाती। सुमित्रा देवी विचारों के भंवर में फंसी हुई थी। वह उनसे उबरने की कोशिश ही कर रही थी कि डोरबेल बजी। उठकर उन्होंने दरवाज़ा खोला। सामने सविता खड़ी थी। अगले 1 घंटे में सविता जल्दी जल्दी तैयार हुई और स्कूल जाने के लिए घर से बाहर निकल गई। इस समय सुबह की 9:10 हो रहे थे। सविता की वापसी शाम को 5 बजे तक होनी थी। तब तक रोली और घर उनके हवाले होता था। कल तक सुमित्रा देवी खुद को इस घर की स्वामिनी समझती थी। आज उन्हें लग रहा था कि वह तो महज एक काम वाली है, जिस पर घर के मालिकों को इतना विश्वास है कि उनकी मर्जी के बिना कोई ताला नहीं लगाया जा सकता। सावित्री जी मन ही मन सोच रही थी कि देखा जाए तो बात तो कुछ भी नहीं थी। परिवार के व्यक्ति से परिवार को सहयोग की अपेक्षा तो रहती ही है। बेटा और बहू ने कभी ऊंची आवाज में बात तक नहीं की थी। उनकी आवश्यकताओं को पूरा पूरा ध्यान रखा था। 56 साल की उम्र में होने वाली शारीरिक व्यवधाओं से सुमित्रा देवी भी अछूती नहीं रही थी। उन तकलीफों का इलाज भी बेटा ही करवा रहा था। मशरूफियत की वजह से बेटा वक्त तो नहीं दे पाता था, पर ऑफिस से लौटने के बाद भले ही 1 मिनट के लिए ही सही
पर आकर पूछता था कि माँ कैसी हो, तबीयत कैसी है, कोई ज़रूरत तो नहीं, तुम्हारा स्वास्थ्य कैसा रहता है। सुमित्रा देवी इतने में ही निहाल हो जाती थी, पर कभी कभी मन में चोटिल भी हो जाती थी, खास तौर पर तब जब बेटे बहू के रिश्तेदार घर पर आते थे। उनका भी मन करता था कि वह नए लोगों से घुले मिले, पर उन्हें उठकर जाना पड़ता था। अगर सुमित्रा जी खुद उठकर नहीं जाती थी तो मेहमानों को लेकर बेटा बहू दूसरे कमरे में चले जाते थे। अक्सर छुट्टियों वाले दिन बेटा बहू कभी शॉपिंग करने, कभी किसी रिश्तेदार के घर या रेस्टोरेंट चले जाते थे। माँ तुम भी चलोगी? यह कभी किसी ने पूछा ही नहीं था। हाँ, फोन आ जाया करता था कि माँ खाना मत बनाना, हम लोग खाकर आ रहे हैं और आपके लिए भी खाना ला रहे हैं। कभी किसी मशहूर रेस्टोरेंट का नाम छपे कार्डबोर्ड के डब्बे में लजीज खाना होता था, तो कभी लंच बॉक्स में घरेलू दावत का खाना। वह मन मसोर कर खाना खा लेती थी, मुंह से कोई शिकायत भी नहीं करती थी, पर दिल में एक कसक तो रहती ही थी ना। शरीर ही बूढ़ा हुआ था, ख्वाहिशें कभी बूढ़ी नहीं होती। रेस्टोरेंट में सिर्फ पेट नहीं भरा जाता, वहाँ के माहौल को भी एंजॉय किया जाता है। नए नए तौर तरीके सीखे जाते हैं। लिबास सिर्फ तन ढकने के लिए पहना जाता तो एक चादर भी काफ़ी थी। नए फैशन के कपड़े पहनना क्यों ज़रूरी होता है? क्या आधुनिक जीवन जीने के लिए मुझे फिर से जन्म लेना होगा? सुमित्रा जी भावनाओं के भंवर में डूबी हुई थी। पुनर्जन्म या इसी जन्म में दकियानुसी विचारों से मुक्ति पानी होगी। घंटों तक उधेड़ बूंद में लगा दिमाग बहुत कुछ सोच रहा था। सुमित्रा देवी शिक्षित थी, समझदार भी थी, सिर्फ चतुर बुद्धि नहीं थी। उन्होंने स्वयं के बारे में सोचना ही छोड़ दिया था, खुद को परिस्थितियों के अनुकूल ढाल लिया था। जब खुद के बारे में सोचना शुरू किया तब सबसे पहले एक ही वाक्य दिमाग में आया कि मैं किसी पर आश्रित नहीं हूँ, मैं किसी की मोहताज नहीं हूँ। पति ने मेरे लिए पुरखों की ज़मीन जायदाद, पंजाब का घर, बैंक में बैलेंस और सबसे बड़ी चीज़ हर माह पेंशन छोड़ दिया है। पैसों की कमी नहीं है, मैं तो खुद ही दो दो कामवाली रख कर खुद ही सेवा करवा सकती हूँ। मुझे इन बहुओं ने कामवाली समझ लिया है। मैं इनके लिए खाना बनाऊं, झाड़ू पोछा करूं, इनके बच्चे पालूं और महीने के आखिर दिनों में भी इन लोगों को जेब खाली हो तो खर्चे के लिए रुपए भी दूं। हाय रे किस्मत, वाह भाई वाह। त्याग मैं कर रही हूँ और त्यागी ये लोग कहलाते हैं कि देखो बूढ़ी माँ को कितना प्रेम से रखते हैं। आक्रोश से भरे मन से उन्होंने निर्णय ले ही लिया कि अब बहुत हुआ, अब किसी के साथ नहीं, खुद के साथ जीना है। दूसरों की इच्छाओं की नहीं, खुद की इच्छाओं की करनी है। रोली खेलते खेलते सो गई। रोली को सुलाने के बाद उन्होंने रोली के चारों ओर तकिया लगा दिया ताकि वह ढुलक कर गिरे नहीं, और अपनी अटैची से एक पुरानी सी डायरी निकाल कर उसमें दर्ज पंजाब के कुछ नंबरों पर अपने मोबाइल फ़ोन से बात की। वहाँ से उन्हें जो भी सुनने को मिला, उनके हाथ पांव सुन्न हो गए थे। के बाद उन्होंने गांव के रिश्तेदारों को फ़ोन किया। वहाँ की खबर भी अच्छी नहीं थी। पति को मरे 6 माह ही हुए थे कि बेटों ने पंजाब का मकान बेच दिया था। यह जानकारी प्राप्त करते ही सुमित्रा जी हक्की बक्की रह गईं। अगले 2 सालों में गांव की संपत्ति भी बेच दी गई थी। ज़रूर बैंक अकाउंट भी खाली ही होगा। अब समझ में आया कि बेटों ने दिल्ली, हैदराबाद जैसी महंगी जगहों पर, वो भी पॉश इलाकों में, इतना जल्दी इतना बढ़िया मकान कैसे ले लिया, इतनी महंगी गाड़ियाँ कैसे ले ली थी। वह जिसे बेटों की तरक्की समझ रही थी, वह तो एक धोखा था। फिर सुमित्रा देवी ने पंजाब के एक बैंक में अपने परिचित अधिकारी को फ़ोन किया और अपना परिचय दिया, अकाउंट नंबर बताया और अपने अकाउंट का स्वास्थ्य पूछा। अमूमन बैंक अधिकारी इस तरह की सूचना फ़ोन पर नहीं देते, पर पूर्व परिचित होने का लाभ भी मिला। सुमित्रा देवी का अंदाज़ा सही निकला। सारे फिक्स डिपॉजिट मैच्योर होने से पहले ही आहरित कर लिए गए थे। लॉकर में पड़े गहनों का भी कोई भरोसा नहीं था। अंगूठी चेन जो वह पहनी हुई थी, उनके अलावा सिर्फ पेंशन ही उनका सहारा था। यही वो सहारा था जो कोई उनसे नहीं छीन सकता था। उनका भविष्य इसी पर निर्भर था।
सुमित्रा जी की दाल रोटी दवाइयों का आसरा था। तभी तो हर कर्मचारी संगठन पुराने पेंशन स्कीम की अनुशंसा करते हैं। इन्हीं हरकतों से बचने के लिए पेंशन की जरूरत है। कर्मचारियों ने पूरी जवानी इस आसरे के लिए मशक्कत की थी कि बुढ़ापे में चैन से रहें। सिर्फ पेंशन के भरोसे वह चैन की जिंदगी जी सकती थी। सुमित्रा देवी की आंखें डबडबा गई थी। थोड़ी ही देर में सर दर्द से फटे जा रहा था। जी चाहा कि जी भरकर रो ले, पर रोली जग न जाए, इस डर से उन्होंने अपनी पीड़ा को पी लिया। चीखों को अपने गले में घोट दिया। डॉक्टर बेटी बाहर देश में रहती थी। इस समय वहाँ रात थी। वह सोई हुई होगी या हो सकता है नाइट ड्यूटी पर हो। सुमित्रा देवी ने व्हाट्सएप पर मैसेज भेज दिया था, इमरजेंसी है, तुरंत बात करो, और वह प्रतीक्षा करने लगी। सुमित्रा देवी के फोन में अंतर्राष्ट्रीय कॉल की सुविधा नहीं थी, इसलिए जब भी बेटी से बात करनी होती थी वह उसे व्हाट्सएप पर मैसेज भेज देती थी। बेटी अपनी सुविधा अनुसार कॉल कर लेती थी। आज भी वही हुआ। 5 मिनट के अंदर ही कॉल आया। सुमित्रा देवी ने कभी सुबकते कभी रोते हुए अपनी भड़ास निकाली। जब चुप हुई तो बेटी का संक्षिप्त जवाब आया, मुझे सब मालूम है माँ, पर मेरी मर्जी के खिलाफ मेरे दस्तक के बिना ये कैसे संभव है। पापा की मृत्यु के बाद पंजाब छोड़ने से पहले आपने मकान किराए पर देने के लिए जो करारनामे पर साइन किए थे, उसी समय आपने पावर ऑफ अटर्नी जय भैया के नाम लिखवा दी थी। बाद में भी आपने कई कागजों पर बिना देखे बिना पढ़े ही साइन कर दिए थे। मुझसे भी दोनों भाइयों ने अनापत्तिक प्रमाण पत्र लिया है, बकायदा स्टाम्प पेपर पर दस्तखत करवा लिए हैं। तुमने भी साइन कर दिया तो क्या करती। क्या कह रही हो तुम बेटी, सुमित्रा जी ने आशंकित होते हुए कहा। पर तुमने मुझे बताना जरूरी भी नहीं समझा माँ, जरा सी बात को क्यों इशू बना रही हो। संपत्ति उनकी है, वह जो चाहे उन्हें करने दीजिए। आज नहीं कल बेचना तो था, क्या फर्क पड़ता है कि आज बेचो या कल बेचो। और वैसे भी दोनों भाइयों ने धन उजाड़ा नहीं है, अपना अपना मकान खरीद लिया शहर में, और उसके अलावा और भी फ्लैट ले लिए। फर्क पड़ता है बेटी, पड़ता है फर्क। वक्त से पहले कोई काम नहीं करना चाहिए। मेरे मरने के बाद मेरा शरीर ये बेटे ही जलाएंगे, तब ये अंतिम संस्कार कहलाएगा। आज जला देंगे तो हत्या कहलाएगी। कहकर सुमित्रा देवी ने फोन काट दिया। रात के 9 बज रहे थे। विशाल घर लौटा तो पता चला कि माँ की तबीयत ठीक नहीं है। न शाम की चाय पी है, रोज की तरह काम करके रखा है, बस बिस्तर पर पड़ी है। विशाल ऑफिस के कपड़ों में ही माँ के कमरे में आया। क्या हुआ माँ? माँ का ललाट छूता हुआ बोला, मुझे पंजाब जाना है। आवाज को भरसक संतुलित करते हुए सुमित्रा देवी बोली, पंजाब में क्या रखा है माँ? बेटे की बात सुनकर सुमित्रा देवी जी तमतमाते हुए बोली, क्या नहीं है, पंजाब में मेरा घर है, वहाँ के बैंक में मेरी एफडी है, पेंशन काउंट है, पड़ोसी हैं, रिश्तेदार हैं। या मकान और एफडी की तरह सब कुछ खत्म हो गया। सुमित्रा देवी फट पड़ी। विशाल को जैसे सांप सूंघ गया हो। जाने कितनी ही देर तक वह मौन सा खड़ा रहा। फिर बड़े भाई जय को दोषी और खुद को निर्दोष सिद्ध करने की कोशिश करने लगा। रहने दे, बहुत से पेपर मुझसे तूने भी साइन करवाए हैं, जानबूझकर हड़बड़ाहट प्रदर्शित करते हुए कि ऑफिस जाने में देर हो रही है। तुम्हें देर न हो जाए इसलिए बिना पढ़े बिना सोचे विचारे मैंने ये सोचकर साइन कर दिया कि बेटा ही तो साइन करवा रहा है। जब बेटे से ही विश्वासघात मिला हो तो शिकायत किससे करूं। विशाल आंखें झुकाए माँ की बातें सुन रहा था। आखिर चाहती क्या हो? तुमसे तो कुछ नहीं। आज आखिरी दिन है जो मैं तुम्हारे घर में तुम लोगों के साथ हूँ। कल की रात मैं यहाँ नहीं रहना चाहती। तभी विशाल बात को काटते हुए बोला, मैं जय भैया के पास हैदराबाद का टिकट, कहीं नहीं रहना मुझे, ना हैदराबाद ना दिल्ली ना बाहर देश। पंजाब जाऊंगी, वहीं किराए पर मकान लेकर रहूंगी या गांव चली जाऊंगी। कहीं कोई ठोर न मिला तो वृद्धाश्रम में रह लूंगी, पर तुम लोगों के साथ रहना अब मुमकिन नहीं। जबरदस्ती करोगे तो
बिल्डिंग की छत से कूदकर जान दे दूंगी। वे विशाल हड़बड़ाते हुए बोला, माँ, कोई आपके साथ जबरदस्ती नहीं करेगा। मैं पंजाब में आपके रहने खाने की व्यवस्था कर दूंगा। पर अभी तो उठो, हाथ मुंह धोकर खाना खा लो। खाना रख जाओ, जब भूख लगेगी तो खा लूंगी, कहकर सुमित्रा देवी ने करवट बदल कर मुंह फेर लिया। विशाल थोड़ी देर तक वहीं खड़ा रहा, फिर अपने कमरे में चला गया। जेब से मोबाइल निकाला और बड़े भाई जय को सारी परिस्थिति समझाने लगा। जय ने विशाल की सारी बातें सुनने के बाद कहा कि मैं पहली फ्लाइट से दिल्ली आ रहा हूँ। जय ने कहकर फोन काटा और ट्रैवल एजेंट को फोन करने लगा। अगली सुबह हुई। रोली ने अपने मम्मी पापा को जगाया। वे देर रात तक दिल्ली और बाहर देश बातें करते रहे थे। भविष्य की योजनाएं बनाई गई थी। देर से सोने के कारण सुबह नींद ही नहीं खुली। किचन में कोई खटपट नहीं, कोई हलचल नहीं, जबकि माँ रोज सुबह जग जाया करती थी और सविता के जगने से पहले किचन का आधे से ज्यादा काम हो चुका होता था। माँ नाराज है ये तो वह जानती थी, पर तत्कालीन कारण क्या था वह समझ नहीं पाई थी। बुढ़ापे की सनक है, सोचकर वह सास के कमरे में पहुंची। लाइट जगाई, पलंग पर नजर पड़ते ही उसकी चीख निकल गई। सुमित्रा देवी अपने वायदे के मुताबिक इस घर से तो क्या, इस दुनिया को भी सदा के लिए अलविदा कहकर चली गई थी। मृत चेहरे पर पीड़ा के भाव साफ दिखाई दे रहे थे और साइड टेबल पर ढक कर रखा हुआ खाना वैसे का वैसे ही पड़ा था जैसे बीती रात सविता छोड़कर गई थी। तो दोस्तों, आपको ये भावुक और प्रेरणादायक कहानी कैसी लगी और कहानी का कौन सा हिस्सा आपके दिल को छू गया, कमेंट करके ज़रूर बताएं। और हाँ, यदि चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। तो मिलते हैं एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।